तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। और ये जो है आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर है और सीटेट जुलाई 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ईवीएस का आपका प्रैक्टिस सेट है, ईवीएस का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। और इसका अगर आपको रिवीजन करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दे रहा हूँ। तो वहाँ से आप इसमें जितना वीडियो बना हुआ है ईवीएस का सारा प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। ऑल ओवर सब में 30 क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिएगा आज का सेट। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है ये आपको बताना है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो पहला ऑप्शन है आपका लोहा, दूसरा ऑप्शन टंगस्टन, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम और चौथा ऑप्शन है तांबा। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। और इसका एक मेल्टिंग पॉइंट पूछता है कितना होता है, तो 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आप याद रखिएगा, ये भी कभी क्वेश्चन आपको पूछ देता है कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो 3300 डिग्री सेल्सियस होता है। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन का बना होता है। और जो होता है आयरन, तो आयरन में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, आयरन में नाइक्रोम का यूज़ किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुकमिनिस्टर फ्लोरीन किसका एक प्रतीक है। तो बुकमिनिस्टर फ्लोरीन जो है किसका एक प्रतीक है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है आयरन, तीसरा ऑप्शन है कार्बन और चौथा ऑप्शन है बोरन। तो निम्नलिखित में से कौन सा बुकमिनिस्टर फ्लोरीन का एक प्रतीक है। तो बुकमिनिस्टर फ्लोरीन किसका है, तो ये कार्बन का हो जाएगा। तो ये कार्बन का एलोट्रोप हो जाएगा, जैसे हीरा हो गया आपका, ये भी कार्बन का अपरूप ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है। तो सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु को बताना है इसमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग। प्रतिक्रियाशील धातु सबसे ज़्यादा कौन है। तो पहला ऑप्शन है कॉपर, उसके बाद है कैल्शियम, उसके बाद है आयरन, उसके बाद है जिंक। तो सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील धातु जो है जाएगा इसमें आपका कैल्शियम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि को अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करती है। तो पहला ऑप्शन है आपका अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, उसके बाद है विरिक ग्रंथि, उसके बाद है पीयूष ग्रंथि। तो उस ग्रंथि का नाम क्या होगा जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि से एक क्वेश्चन और पूछता है कि इसका वेट कितना होता है। तो 0.6 ग्राम से 0.7 ग्राम होता है। इसका सबसे कम वेट होता है पीयूष ग्रंथि का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत प्रबल सुगंध होती है। तो किसमें फल की बहुत प्रबल सुगंध होती है। तो इसमें आपको ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है मिथनॉल, दूसरा ऑप्शन है इथाइल एसीटेट, तीसरा ऑप्शन है मिथाइल क्लोराइड और चौथा ऑप्शन है मिथनोइक एसिड। तो निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत प्रबल सुगंध होती है। तो इसमें आपका हो जाएगा इथाइल एसीटेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फल का प्रबल सुगंध जो होता है इथाइल एसीटेट के कारण होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नीशियम किसका घटक है। तो मैग्नीशियम किसका घटक है ये आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल अणु, दूसरा ऑप्शन है डीएनए, तीसरा ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन है राइबोसोम। तो मैग्नीशियम किसका घटक हो जाएगा। मैग्नीशियम आपका हो जाएगा क्लोरोफिल का घटक हो जाएगा। पत्ता में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त गैस का नाम बताइए। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कौन सा गैस उपयुक्त होता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। तो ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा गैस यूज होता है तो ये आपको बताना है। तो आपका ब्लीचिंग पाउडर में जो उपयोग होता है तो ये आपका क्लोरीन होता है। तो इसका राइट आंसर क्लोरीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है क्योंकि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है ये आपको बताना है। इसका प्रज्वलन तापमान बहुत अधिक होता है, इसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है, इसका महत्वपूर्ण तापमान अधिक है, इसका महत्वपूर्ण तापमान कम है। तो फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है। तो कम कहने का मतलब कि कम टेम्परेचर में इसमें आग लग जाता है, तो जिसके कारण इसका प्रज्वलन तापमान बहुत कम होता है, तो इसलिए इसको पानी में रखा जाता है। ऐसे अगर बाहर में रखेगा तो आग लग जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिडरोसिस इनहेलेशन के कारण होने वाली बीमारी। तो सिडरोसिस इनहेलेशन के कारण कौन सा बीमारी होता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है सिलिका धूल, दूसरा ऑप्शन है लोहे की धूल, तीसरा ऑप्शन है जिंक की धूल और चौथा ऑप्शन है कोयले की राख। तो सिडरोसिस इनहेलेशन के कारण होने वाली बीमारी। तो सिडरोसिस इनहेलेशन के कारण आपका ये किसके कारण बीमारी होगा तो ये आपका धूल के कण के कारण हो जाएगा। और जब लोहे की अधिकता होता है तो लोहे की कमी के कारण क्या होता है, रक्त अल्पता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसे एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एनेस्थेटिक के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है N2, दूसरा ऑप्शन है N2O, तीसरा ऑप्शन है मीथेन और चौथा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है N2O, यही आपका एनेस्थेटिक के रूप में भी उपयोग होता है। और एक इसका यूज रख लीजिएगा कि लाफिंग गैस में भी यही होता है, इसका लाफिंग गैस भी बोला जाता है आपको नाइट्रस ऑक्साइड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड मौजूद होता है? तो इसमें किस में साइट्रिक एसिड बताना है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका दही है, दही तो होगा नहीं, दूध से बने प्रोडक्ट में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। उसके बाद है ब्लैक ग्राम, काला चना तो नहीं होगा, इसमें प्रोटीन होता है। टर्मिनेट इमली, तो इमली में क्या होता है, टाइट्रिक अम्ल होता है। उसके बाद है लेमन, तो लेमन हो जाएगा आपका राइट आंसर, लेमन में आपका साइट्रिक अम्ल होता है, तो इसका राइट आंसर लेमन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है? तो रतौंधी किसके कारण होता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी और चौथा ऑप्शन है विटामिन सी। तो रतौंधी जो होगा आपको विटामिन ए के कारण होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मगरमच्छों का दिल डैश कोस्ट का होता है। तो मगरमच्छ किस में आता है, रेप्टाइल में आता है, सरीसृप में आता है। तो सरीसृप में ऐसे नॉर्मली 3 होता है, लेकिन मगरमच्छ सरीसृप का एक्सेप्शन केस में आता है, अपवाद में आता है, इसमें 4 होता है। मगरमच्छ में 4 हृदय होता है सरीसृप होने के कारण, सरीसृप होते हुए भी। तो सरीसृप में ऐसे कितना होता है, 3 चैम्बर होता है, लेकिन आपका मगरमच्छ जो है रेप्टाइल्स में आता है, लेकिन इसमें 4 होता है। ये रेप्टाइल्स का अपवाद में है, सरीसृप के एक्सेप्शन केस में आता है मगरमच्छ। और ऐसे 4 किस में होता है, मैमल्स होता है, मैमल्स हो जाएगा। उसके बाद बर्ड्स हो जाएगा। पक्षी और स्तनधारी में कितना होता है, 4 हर्ट्ज होता है, ये भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मतलब बर्ड्स में, पक्षी में दिल में कितना कोष्ठ होता है। पक्षी के दिल में 4 कोष्ठ हो जाएगा। मैमल्स जो स्तनधारी है उसमें भी आपका 4 कोष्ठ हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घेंघे का संबंध किस फाइलम से है? तो फाइलम का हिंदी संघ होता है। घेंघे का संबंध किस संघ से है? तो पहला ऑप्शन है आर्थ्रोपोडा, दूसरा ऑप्शन है एकोनोडर्मेटा, तीसरा ऑप्शन है कार्डेटा और चौथा ऑप्शन है मोलस्का। तो घेंघे का संबंध किस संघ से होगा? तो घेंघे का संबंध हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा से, तो इसका राइट आंसर आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। याद रखिएगा, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रवीणता का गुण प्रबल होता है। प्रवीणता का गुण प्रबल किस में होता है ये आपको बताना है। कैटेशन होता है प्रवीणता का गुण प्रबल होता है। तो पहला ऑप्शन है सल्फर, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है सिलिकॉन और चौथा ऑप्शन है कार्बन। तो प्रवीणता का गुण जो है प्रबल आपका हो जाएगा कार्बन में। तो इसका होता है कि जो सबसे ज़्यादा चेन बना सकता है तो उसको कैटेशन बोला जाता है। तो कैटेशन आपका चेन सबसे ज़्यादा किस में होगा, कार्बन सबसे ज़्यादा चेन बना सकता है, तो इसका राइट आंसर कार्बन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी ठोस अवस्था में कौन सी गैस को सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है? तो ठोस अवस्था में किसको सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो इसकी ठोस अवस्था में कौन सी गैस को सूक्ष्म बर्फ भी कहा जाता है? तो सूक्ष्म बर्फ किसको बोला जाता है? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका बराबर पूछते रहता है। ठोस अवस्था में कौन सी गैस को सूक्ष्म बर्फ कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसमें पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है ये आपको बताना है। तो पहले नहीं देख लीजिएगा, नहीं तो पहले ऑप्शन मार के निकल जाइएगा। तो पहला ऑप्शन है छोटी आंत, दूसरा ऑप्शन है मलाशय, तीसरा ऑप्शन है ग्रसनी और चौथा ऑप्शन है स्प्लीन, प्लीहा। तो निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है ये आपको बताना है। छोटी आंत तो है पाचन तंत्र का हिस्सा, मलाशय भी है, उसके बाद ग्रसनी भी है, प्लीहा नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका प्लीहा हो जाएगा। प्लीहा क्या करता है, ब्लड स्टोर का काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैस रिसाव का पता लगाने में मदद के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर में निम्नलिखित में से कौन सा एजेंट जोड़ा जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका मिथाइल मरकैप्टन, दूसरा ऑप्शन है इथेनॉल, तीसरा ऑप्शन है इथेनॉइल और चौथा ऑप्शन है क्लोरोफॉर्म। तो इथेनॉइल जो होता है इसी को इथाइल मरकैप्टन बोला जाता है, ETHY मरकैप्टन। तो इथाइल मरकैप्टन बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इथेनॉइल जो है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को आपको क्या बोला जाता है, मिथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन इसको बोला जाता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये किसका प्रोडक्ट होता है, सल्फर का होता है, ये सल्फर से बना होता है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है, यानी कि डायबिटीज होता है? किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज या मधुमेह होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है ग्लूकागन, उसके बाद है एड्रेनालाइन, उसके बाद है ऑक्सीटॉक्सिन, उसके बाद है इंसुलिन। तो किस हार्मोन की कमी से मधुमेह होता है? तो आपका इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह होता है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, इंसुलिन के कारण। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया दृष्टि दोष का एक दोष है जिसमें नेत्रगोलक बड़ा हो जाता है, इसलिए आदमी देख नहीं पाता है। मायोपिया के तो निकट दृष्टि दोष। मायोपिया के तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोला जाता है। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में जो होगा ना, दूर का वस्तु नहीं दिखेगा, और जो दूर दृष्टि दोष होगा ना, तो उसमें निकट का वस्तु नहीं दिखेगा। तो मायोपिया आपका क्या हो जाएगा? मायोपिया आपका हो गया निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होगा? आपका दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूर की वस्तु नहीं दिखेगा। यही ऑप्शन में आपको दे देता है कि दूर दृष्टि दोष में क्या होगा। तो दूर दृष्टि दोष में उल्टा होता है, दूर दृष्टि दोष में हो जाएगा निकट का वस्तु नहीं दिखेगा, और निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाएगा? दूर का वस्तु नहीं दिखेगा। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष रहेगा तो दूर का वस्तु नहीं दिखेगा, और दूर दृष्टि दोष रहेगा तो निकट का वस्तु नहीं दिखेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूर की वस्तु। मायोपिया बोला किसको जाता है? निकट दृष्टि दोष को बोला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो एडवर्ड जेनर किस बीमारी से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है रेबीज, दूसरा ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, उसके बाद है लकवा, उसके बाद है टाइफस बुखार। तो एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? तो एडवर्ड जेनर क्या था? चेचक का टीका बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल पॉक्स, और फर्स्ट टीका बनाया था इसने। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है कि फर्स्ट टीका किसने बनाया था। फर्स्ट टीका आपका एडवर्ड जेनर बनाया था, और ये किस चीज़ का टीका बनाया था? चेचक का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मॉल पॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो वायरस के कारण कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना। तो पहला ऑप्शन है आर्द्र ज्वर, टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है यक्षमा, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया, और चौथा ऑप्शन है रेबीज। तो निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है आपका रेबीज, और ये जो है कुत्ता के काटने के कारण होता है। ऐसे आपको दूसरा भी जानवर में अगर रेबीज होगा, वो आपको काट लेगा तो रेबीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करता है। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, देख लीजिए फिर भी। पहला ऑप्शन है अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है विरिक, और चौथा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। तो इसका पीयूष ग्रंथि राइट आंसर होगा, ये बताए हुए पहले भी। और पीयूष ग्रंथि का वेट बताए थे 0.6 ग्राम टू 0.7 ग्राम होता है। पीयूष ग्रंथि का कितना वेट होता है? 0.6 ग्राम टू 0.7 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निमोनिया का संक्रमण है, तो निमोनिया का संक्रमण किस में होता है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है नर्वस, तो तंत्रिका तंत्र, दूसरा ऑप्शन है ब्लड मतलब रक्त, तीसरा ऑप्शन हो गया स्किन त्वचा, और चौथा ऑप्शन है लंग्स फेफड़ा। तो निमोनिया का संक्रमण किस अंग में होता है, ये आपको बताना है। तंत्रिका तंत्र में होता है, रक्त में होता है, त्वचा में होता है, और लंग्स मतलब फेफड़ा में होता है। तो निमोनिया आपका फेफड़ा में हो जाएगा, ये श्वसन संबंधी रोग है। तो इसका राइट आंसर आपका लंग्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोमाटोट्रॉफिक हार्मोन, तो सोमाटोट्रॉफिक हार्मोन जिसको एसटीएच के रूप में जाना जाता है, मुख्य रूप से वृद्धि को प्रभावित करता है। तो मतलब किसमें वृद्धि को प्रभावित करता है, ये आपसे पूछा रहा है क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन है हड्डी और मांसपेशियां, दूसरा ऑप्शन है संयोजी ऊतक, तीसरा ऑप्शन है रक्त, और चौथा ऑप्शन है बाल। तो एसटीएच हार्मोन मुख्य रूप से किसके वृद्धि को प्रभावित करता है, ये आपको बताना है। तो एसटीएच हार्मोन जो है बेसिकली आपका हो जाएगा हड्डी और मांसपेशी, बोन्स एंड मॉलिक्यूल्स को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बोन्स एंड मॉलिक्यूल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्वचा में अतिरिक्त वर्णक का उत्पादन मुख्य रूप से उत्तेजित होता है। तो पहला ऑप्शन है अवरक्त किरणें, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, और चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो त्वचा में अतिरिक्त वर्णक का उत्पादन मुख्य रूप से उत्तेजित होता है। तो किसके कारण होता है? जैसे मतलब धूप में निकलता है तो त्वचा क्या होता है, थोड़ा बहुत ब्लैक हो जाता है। तो किसके कारण होता है, ये आपको बताना। तो ये होता है आपका अल्ट्रावायलेट रे पराबैंगनी किरण के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रे पराबैंगनी किरणें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोहे में जंग लगने के कारण, लोहे में जंग किसके कारण लगता है,
ये आपको बताना है, नहीं जो लोहे में जंग लगने के कारण। इसका इंग्लिश देखिएगा, वजन में क्या हो गए, वजन बढ़ेगा या घटेगा या बराबर रहेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लोहे में जंग लगने के कारण क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति। लेकिन क्वेश्चन में आपको वजन दिया हुआ, इंग्लिश वाला पढ़ लीजिएगा, ड्यू टू रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन। लोहे के वेट में मतलब वजन में क्या परिवर्तन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो वजन हम लिख दिए थे। पहला ऑप्शन है कि कम हो जाती है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है एक ही रहता है, और चौथा ऑप्शन है ढुलमुल। तो इसमें राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि लोहे में जंग लगने के कारण क्या होगा। तो लोहा का सूत्र क्या होता है, Fe ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बना लेगा, फेरस ऑक्साइड बना लेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोहे का वजन जो हो जाएगा आपका जंग लगने के कारण बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस मुख्य रूप से निकाला जाता है, तो फास्फोरस कहाँ से निकाला जाता है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है रेत, दूसरा ऑप्शन है राख, तीसरा ऑप्शन है अस्थि राख, और चौथा ऑप्शन है उर्वरक। तो फास्फोरस मुख्य रूप से कहाँ से निकाला जाता है, तो फास्फोरस मुख्य रूप से आपका बॉन्स से, मतलब बॉन्स का आंश जो होता है अस्थि का राख, उससे निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थि का राख से आपका फास्फोरस निकाला जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंसू गैस के घटकों में से एक है, तो इनमें से कौन सा एक आंसू गैस का घटक है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है इथेन, दूसरा ऑप्शन है इथेनॉल, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोक्विन, और चौथा ऑप्शन है क्लोरो एसेटोफेनॉन। तो इसमें आपको बताना कि आंसू गैस का मुख्य घटक इसमें से कौन सा है। तो क्लोरो एसेटोफेनॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 क्लोरो एसेटोफेनॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण रक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकता है जिससे मृत्यु हो सकती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण रक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकता है जिससे मृत्यु हो सकती है। तो पहला ऑप्शन है आपका कैडमियम, दूसरा ऑप्शन है एस्बेस्टस डस्ट, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, और चौथा ऑप्शन है लेड। तो वायु प्रदूषण जो है रक्त प्रवाह को प्रभावित कर सकता है और जिससे मृत्यु हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इतना खतरनाक गैस है जिसके कारण आदमी का मृत्यु हो जाता है। और ये कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे आग उग लग जाता है। तो जहाँ पे आग लग जाएगा वहाँ पे जो है वो गैस से ही पहले मर जाएगा, उसके बाद जलेगा बाद में। तो यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।